ఇతరులందరూ సహకరించి ఎవరు కూడా లోపల రావడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. కేవలం విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొనేటువంటి పెద్దలు మాత్రమే ఇక్కడ లోపలికి రావడం జరుగుతుంది. प्रणाम भाई साहब जी కూర్చోండి भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ మరి నాడు పత్రికా విలేకరుల సమావేశానికి జాతీయ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ చుగ్ గారు విచ్చేశారు. ఒకవైపున రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారి యొక్క అత్తగారు ప్రతిపాదించి 10 రోజులు దాటినటువంటి యొక్క నేపథ్యంలో వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శిద్దామని, అదే రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి పార్టీ అధ్యక్షుడిని మరి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడిని మరి అకారణంగా నిర్దాక్షిణ్యంగా అర్ధరాత్రి మరి నిర్బంధంగా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లి మరి అక్రమ కేసు బనాయించి అరెస్టు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో వారు ఈరోజు విడుదలైనటువంటి ఒక సందర్భంలో వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా కలవాలన్నటువంటి ఆలోచనతో విచ్చేసినటువంటి ఒక సందర్భంలో ఈరోజు విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ముఖ్యంగా మరి తరుణ్ చుగ్ గారు మాట్లాడతారు. మరి అదే రకంగా రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు మన గౌరవ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు వారు కూడా పాల్గొంటున్నారు. అదే రకంగా ఈ విలేకరుల సమావేశంలో మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, మరి మాజీ శాసన మండలి సభ్యుడు ప్రముఖ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది అయినటువంటి రామచంద్రరావు గారు, అలాగే పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మనోహర్ రెడ్డి గారు, మరి అదే రకంగా జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు కృష్ణారెడ్డి గారు, మరి రాష్ట్ర కార్యదర్శులు మరి జయశ్రీ గారు, ఉమారాణి గారు, అధికార ప్రతినిధులు వీరేందర్ గౌడ్ గారు, మరి అట్లాగే పోరెడ్డి కిషోర్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మరి ఉమారాణి గారు చెప్పిన సంగప్ప గారు, మరి అదే రకంగా ఇక వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. मैं तरुण चुग जी से अनुरोध करता हूं वे पत्रकार को संबोधित करिए. सबसे पहले आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई. तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को 5 अप्रैल देर रात्रि केसीआर के इशारों पर गैर कानूनी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको पकड़ा था. देश के न्यायालय ने, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, कानून व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है, कुछ पुलिस के अधिकारी केसीआर के हाथ की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं. ये जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप टीआरएस के सदस्य बन के नहीं, आईपीएस आईएएस अफसर बन के काम करिए. आपने देश के संविधान की शपथ ली है, ना कि केसीआर के वफादारी की शपथ ली है. गैर कानूनी तौर पर मनगढ़ंत केस में
फंसाने का प्रयास, झूठी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत के सदस्य, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य, लोकसभा के सदस्य को बिना वारंट दिखाए, बिना एफआईआर दिखाए, बिना अपराध बताए जबरन गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने इनको छोड़ा है। मैं समझता हूं ये संजय बंडी जी को जो छोड़ना है, ये तेलंगाना के विद्यार्थियों की जीत है, तेलंगाना के नौजवानों की जीत है। तेलंगाना के अंदर जो अत्याचारी केसीआर की सरकार है, भ्रष्टाचारी अहंकारी जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जो लोग तेलंगाना में लड़ रहे हैं, ये जीत उस हर नागरिक की जीत है, तेलंगाना के ईमानदार नागरिकों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये धर्म की जीत है। अहंकार में चूर, अहंकार में चूर, लूट खसूट करने वाली ये सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। आप सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस इस तरह अत्याचार कर रही है, तो आम तेलंगाना का नागरिक के अधिकारों की रक्षा कौन करता होगा? आम तेलंगाना के नागरिकों पर कितने अत्याचार होते होंगे। जिस राज्य में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वारंट नहीं दिखाया जा रहा, उसको अपराध नहीं बताया जा रहा, उसको एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई जा रही, तेलंगाना के अंदर जंगल राज चल रहा है। तेलंगाना में केसीआर के जंगल राज की सरकार है। हमारे गांव में कहते हैं, ना खाता ना बही। खाता बही यानी ना कॉन्स्टिट्यूशन ना कानून, ना खाता ना बही। जो केसीआर कहे वो सही, ये चल नहीं सकता। देश में कानून का राज है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, भारत का संविधान का राज है। केसीआर के कुटुंब का राज नहीं है। कुछ ऑफिसर वहम में है। जनता के मन में घृणा है, जनता के मन में आक्रोश है। 30 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ धोखा किया गया है, मजाक किया गया है। छात्रों के जीवन के साथ घिनौना मजाक किया गया है। असहाय नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संजय बंडी जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके द्वारा पेपर लीक होता है, ये जो पीएससी का जो एग्जाम है, उसकी लीकेज के हाथ केसीआर के कुटुंब तक जाते हैं। ये लीकेज माफिया चल रहा है तेलंगाना में। पहले लीकर माफिया, लूट माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, और केसीआर की सरकार ने एक और गिफ्ट दिया है, लूट माफिया। एक और गिफ्ट दिया है, पेपर लीक माफिया। ये पेपर लीक का खेल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतने एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस टीएसपीसीएस के एग्जाम
वो कैसे लीक हो गए? किसने लीक किए? उससे ध्यान बटाने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि मसले से डाइवर्ट किया जाए। जनता आक्रोशित है केसीआर साहिब, आपके कुटुंब के अहंकार से, आपके कुटुंब के भ्रष्टाचार से, आपके कुटुंब के माफियाइज्म से। आज तेलंगाना में सरकार नहीं है, तेलंगाना के अंदर मंत्रिमंडल नहीं है। ये मंत्रिमंडल है अली बाबा 40 चोरों का मंत्रिमंडल है, जो रोज लूट की प्लानिंग बना रहा है, जिसके कारण तेलंगाना की जनता के मन में आक्रोश है। केसीआर परिवार के खिलाफ घृणा है, घृणा। केसीआर साहिब, ये जो आक्रोश है, ये घृणा जो केसीआर साहिब आपके परिवार के बारे में, आपकी सरकार के बारे में, तेलंगाना की जनता के मन में जो घृणा है, वो घृणा आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये आंदोलन आपकी जेल की दीवारें, आपकी जेल की सलाखें, तेलंगाना के आक्रोश और तेलंगाना के लोगों के मन में जो घृणा है, आपकी जेल की दीवारें और जेल की सलाखें उसको रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकी। इसलिए संजय बंडी को पकड़ना है, क्योंकि वो तेलंगाना के नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। आप तेलंगाना के जनता की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, संजय बंडी को जेल में डालकर तेलंगाना की आवाज को जेल में डालना चाहते हैं। तेलंगाना की आवाज रुकेगी नहीं, तेलंगाना का आंदोलन रुकेगा नहीं। तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, तेलंगाना के बच्चों के भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा, जब तक कि तेलंगाना की जनता को इंसाफ ना मिले। और मैं कहना चाहता हूं केसीआर साहब, आपने पहले भी गैर जमींदाराना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से संजय बंडी को उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यालय से ग्रिलें उखाड़ उखाड़ कर, ऐसे जैसे रात को किसी आतंकवादी को, चोर को पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा। अब दूसरा प्रयास भी हुआ। आपकी जेल की दीवारें अब तेलंगाना की आवाज को रोक नहीं सकेंगी। जितनी मर्जी ऊंची दीवारें कर ले केसीआर, ये आक्रोश की तूफान है। तेलंगाना के अंदर तुम्हारे परिवार के खिलाफ जो आक्रोश है, वो अब सुनामी में बदल चुका है। ये सुनामी तुम्हारी सरकार को बहा के ले जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना की जनता की आवाज के लिए, तेलंगाना की जनता के इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष करेगी। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहब, ये पेपर लीकेज का माफिया, ये माफिया के पीछे कौन है? माफिया कौन चला रहा है? माफिया के लीकेज कहां हो रही है? ये लीकेज की कंपनी किसकी है? ये एग्जाम का कंपनी किसके पास है? उस कंपनी के सीईओ के साथ आपके परिवार के क्या संबंध है? कौन है किंग पिन? किससे ध्यान हटाना चाहते हो? तेलंगाना की जनता का एक एक नागरिक जान चुका है कि पेपर लीकेज और ये लीकेज माफिया के पीछे आपका कुटुंब काम कर रहा है। दोस्ती निभाइए, लेकिन ऐसे दोस्त जो तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करें। आपने उनको पाल रखा, उनको ठेके दे रखे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं।
आपने एग्जामिनेशन की कैलकुलेशन भी नहीं होती। ऐसी कंपनियों को, अपने दोस्त की कंपनियों को ठेके दे रखे हैं जिनसे एग्जाम का कैलकुलेशन नहीं होता। 27 स्टूडेंट्स, 27 बच्चे तेलंगाना के आत्महत्या कर चुके हैं। आज उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही हैं आपके कुटुंब को। उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही हैं केसीआर साहब आपके कुटुंब को, आपके अहंकार को। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आपने सत्ता के लोभ और सत्ता की लिप्सा का वो चश्मा डाल रखा है। आपको दिख नहीं रहा है। जनता का आक्रोश है और वो आक्रोश रुकने वाला नहीं है। जनता जानना चाहती है इंटर का एग्जाम लीक, पीसीएससी का एग्जाम लीक, हर एग्जाम लीक, और लीक के पीछे कहीं ना कहीं आपके कुटुंब का हाथ दिखता है। क्यों नहीं देते आप संजय बंडी का मोबाइल? संजय बंडी जी का मोबाइल आपकी पुलिस लेके गई। वो मोबाइल कहां पर है? वो तो मोबाइल हम लेके रहेंगे। संजय बंटी का मोबाइल हम लेके रहेंगे। आज केसीआर की पुलिस के कुछ अधिकारी मोबाइल चोर बन गए हैं। मोबाइल चोर बन गए। उल्टा कह रहे हैं मोबाइल संजय बंटी नहीं दे रहा। अरे भैया, देर रात आते हो, चोरों की तरह आते हो, बिना बताए आते हो, बिना हाथ में कागज लिए आते हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का आप सहारा छोड़कर, कानून को साइड में रख के, मानवता को चीर कर देश के लोकतंत्र के एक सदस्य को, देश की लोकसभा के एक सदस्य को चलती हुई लोकसभा के सदन के समय कानून की धज्जियां उड़ाकर आप गिरफ्तार के ले जाते हो। उनके हाथ में मोबाइल है जब आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो। मीडिया की बाइट्स में दिख रहा है उनके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल हमसे पूछते हो। मोबाइल तो देना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संजय बंडी जी के मोबाइल के लिए हर प्रयास करेगी। हम न्यायालय के पास भी जाएंगे, हम लोकसभा के स्पीकर के पास भी जाएंगे कि केसीआर ने तेलंगाना की बहादुर पुलिस को मोबाइल चोर बना दिया है। जनता जानना चाहती है केसीआर साहेब, डाटा चाहिए तो आप डाटा तो भैया, मोबाइल का डाटा तो कंपनी में भी है, निकालिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केटीआर का भी डाटा निकालकर सार्वजनिक करिए। ये गैर कानूनी ऑर्डर, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी विनती करूंगा कि कमिश्नर साहेब, आप मालिक नहीं है, मालिक तेलंगाना की जनता है। आप जन सेवक हैं, जन सेवक की तरह व्यवहार करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। लग रहा है कि कमिश्नर साहब झूठा पर्चा डालने के ऑर्डर तो आपको दिया जा रहा है, लेकिन कोई ईमान होता है, वो शपथ आपको याद करनी थी। कानून की धज्जियां उड़ाते समय आपको सोचना था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ते हुए आपको सोचना था कि आपने क्या कानून की पालना की, नियमों की पालना की। किसको खुश कर रहे हो? जिसको खुश कर रहे हो वो 5 महीने का मेहमान है। ये कुटुंब 5 महीने का मेहमान है। ये 5 महीने बाद ये कुटुंब की सत्ता तेलंगाना से जाने वाली है, जाने वाली है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आज का ये जो ऑर्डर आया है, ये केसीआर सरकार के अत्याचार को न्यायालय ने थप्पड़ मारा है। ये जो आपने संजय बंडी जी पर अत्याचार किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया, ये जो नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी आवाज संजय बंडी को दबाना चाहते हैं, संजय बंडी दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये आंदोलन जारी रहेगा
और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में लड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की आवाज बन के रहेगा और आपका ये अत्याचार, केसीआर साहेब, आपका ये अत्याचार आपकी जाने वाली सरकार के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। ये आखिरी कील आपने ठोक दिया है, आखिरी कील ठोक दिया। हम रुकेंगे नहीं। डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, 30 लाख के ज्यादा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो, 10वीं की परीक्षा से मजाक करते हो, इंटरशिप शिक्षा से मजाक करते हो और अरेस्ट करते हो ऐसे जैसे एक आतंकवादी को अरेस्ट करना है। आप यहां के नागरिक हैं। ये क्या चंबल घाटी है? ये चंबल घाटी है। ये एक बड़ा नगर है। आपके पास अगर आरोप थे तो आप अपने साथ एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं लाए? अगर सचमुच आप कानून पर थे तो संजय बंडी जी ने जब आपसे कहा वारंट दिखाइए तो आपने वारंट क्यों नहीं दिखाए? जब रामचंद्र राव पूछने के लिए गए कि कहां है, मैं एडवोकेट हूं उनका, तो आपने उनके एडवोकेट को बताया नहीं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहां रखा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये जंगल राज। केसीआर साहिब, ये आधी रात का जो खेल है, ये रात का खेल क्यों होता है? क्या कारण है कि रात को आप खेल खेलते हो और सुबह भूल जाते हो, फिर पछताते भी हो? बीजेपी ये छोड़ेगी नहीं। लगातार हम संघर्ष करेंगे और मैं पुलिस के लोगों से भी निवेदन करूंगा, देश के संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलो, केसीआर की गुलामी के मुताबिक मत चलो। आप गुलाम नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप संविधान के प्रतिनिधि हैं। आपने संविधान की शपथ ली है। नागरिकों की सुरक्षा आपका दायित्व है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों को देखकर जिनकी ड्यूटी रक्षक की है, वो भक्षक बनकर आंदोलन के लिए काम कर रहे, आंदोलन के लिए लड़ रहे संजय बंडी को रात को पकड़ के लेके जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा मीडिया से भी निवेदन है। लोकतंत्र का एक प्रहरी मीडिया भी है। तेलंगाना के मीडिया को बाहर आना होगा। इस अत्याचार के खिलाफ आपको खड़ना होगा। ये जो लूट हो रही है, ये लूट आपकी पॉकेट मारी जा रही है। ये केसीआर कुटुंब आपकी पॉकेट काट रहा है। ये बच्चे किसी और के नहीं है, ये तेलंगाना के बच्चे हैं जिनके लिए संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। संजय बंडी को रोकने का मतलब है 30 लाख तेलंगाना के बच्चों की लड़ाई को रोकना। संजय बंडी को गिरफ्तार करने का मतलब है 30 लाख बच्चों की आवाज को गिरफ्तार करना। संजय बंडी को गिरफ्तार करने का मतलब है तेलंगाना के जनता के मन में जो आक्रोश और घृणा है, उसको गिरफ्तार करना। केसीआर साहेब, आप मेरी लाइव वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, केसीआर साहेब याद रखना, तेलंगाना की जनता आपसे घृणा करती है। आपके कुटुंब से उनके मन में आक्रोश है और कोई भी जेल, कोई भी सलाखें तेलंगाना की जनता के मन की घृणा और आक्रोश को रोक नहीं पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संजय बंडी बनके तेलंगाना की लड़ाई लड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता संजय बंडी बनके तेलंगाना के नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा। यहां की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप चुप हैं। केसीआर साहेब, बच्चों, 30 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, 2 शब्द नहीं निकले। एक बार भी आप प्रेस के सामने नहीं आए, एक भी अधिकारी पर आपने कार्रवाई नहीं की। ये क्या रिश्ता है आपका और पेपर लीक करने वालों के बीच का? जनता जानना चाहती है। हमारा संघर्ष तेलंगाना के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना के बच्चों के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना के भविष्य के लिए है, हमारा संघर्ष तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए है। और संजय बंडी उस संघर्ष को लीड कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह संघर्ष जारी रहेगा। आपका कोई प्रश्न है तो मैं तैयार हूं।
एक हमारी जो डिमांड्स हैं जिसके लिए हमने संघर्ष शुरू किया था, हमारा संघर्ष जो 30 लाख नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, केसीआर साहेब जो आपने अत्याचार किया है, हमारा डिमांड है, जो डिमांड संजय बंडी जी ने आंदोलन की शुरुआत में रखी थी कि जुडिशियल सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। दोषी पकड़े जाएं, उनको कठोर सजा हो, 30 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की सजा हो, ऐसी सजा हो कि आने वाले समय में कोई बच्चों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हमारी दूसरी डिमांड है, हर बच्चे के लाखों रुपए खर्च हुए हैं परीक्षा की तैयारी पर, उनका 1 साल गया है, 1 लाख रुपया हर बच्चे को केसीआर की सरकार मुआवजे के रूप में दे। और हमारी तीसरी डिमांड है, आईटी मिनिस्टर जिनको बचाने के लिए पूरा केसीआर कुटुंब लगा है, आईटी मिनिस्टर केटीआर जो इस सारी पेपर लीक की व्यू रचना और षड्यंत्र में शामिल है, उसको तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। वाह केसीआर साहेब, कहीं पेपर लीक में परिवार का व्यक्ति है, कहीं शराब माफिया में परिवार का व्यक्ति है। लोग तो अपने बच्चों के इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। आज केसीआर का कुटुंब तेलंगाना के अंदर किस लिए मशहूर है, गली कूचे में जाकर पता तो करिए केसीआर साहेब। इन 3 मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मेरे को भेजा है। मैं कल ही आने वाला था, कल रात को आने वाला था, फिर जमानत पर पता लगा तो मैं आज सुबह आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन के साथ है, संजय बंडी जी के साथ है। कल गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी लगातार तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में थे, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना को डेवलप करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तेलंगाना के बच्चों को इंसाफ देने की लड़ाई है। वो लड़ाई आंदोलन के रूप में जारी रहेगी और संजय बंडी जी उस आंदोलन को लीड करते रहेंगे। आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर कोई पुलिस का अधिकारी आपसे मिले तो उसे कहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मोबाइल वापस करें। मेरा भी आपसे निवेदन है कि वो पुलिस के अधिकारी मिले तो उन्हें कहें किसी का गुलाम बनके नहीं, नियमों की पालना करके काम करें। ये कुटुंब की गुलामी से बाहर आए। कुटुंब की गुलामी उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कुटुंब की सत्ता 5 महीने बाद जाने वाली है। बाय बाय केसीआर साहेब, बाय बाय टीआरएस / बीआरएस, बाय बाय। ये जनता ने तय कर लिया। ऐसा है कि खम्मम से ही आंदोलन शुरू होगा, वरंगल से ही आंदोलन शुरू होगा, और ये आंदोलन जो जारी था वो वापस हम वरंगल से शुरू करेंगे। हमारी लड़ाई 30 लाख बच्चों को इंसाफ दिलाने तक लड़ेंगे। एक एक बच्चे को 1-1 लाख रुपया केसीआर साहब की सरकार से दिलाएंगे। केटीआर को तुरंत सस्पेंड करें और जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से करवाए, और ये आंदोलन खम्मम से, वरंगल से जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा। और ये वरंगल से आंदोलन, ये वरंगल वो धरती है जहां से आंदोलन 60s में भी चला था और विजय हुआ था।
अब भी विजय होगा। ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज, जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगी। बताइए, शराब की दुकानें किसने खोली? शराब की दुकानों के लिए कौन दिल्ली गया? दिल्ली के 7 स्टार होटल्स में मीटिंग किसने की? सुकेश ने जो करोड़ों रुपए दिए वो कहां दिए, किसको दिए, किसके कहने पे दिए, किस काम के लिए दिए? वो करोड़ों की ट्रांजैक्शन, अगर ये केस झूठा है तो मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं होती? कौन है किंग क्वीन, नॉट किंग पिन? कौन है लीकर क्वीन? कौन है? क्यों डर रहे हैं? अगर चोरी की है, डाका मारा है, तो कानून को काम करने दीजिए। और जब आप भागते हो तब जब देश का सर्वोच्चतम न्यायालय भी आपको फटकार मारता है। और अभी ये सभी पार्टियां गई थी, इससे पहले तो ये व्यक्तिगत गए थे तो जमानत रद्द हुई। अब ये सभी पार्टियां मिलकर गई थी, तो देश के सर्वोच्चतम न्यायालय की बड़ी बेंच ने इन सभी पार्टियों को कहा कि देश के अंदर, कानून के अंदर कोई वीआईपी नहीं है। देयर इज नो न्यू कॉज एंड क्लॉज फॉर वीआईपी। कि इंडियन पीनल कोड में आप चोरी करोगे तो आम नागरिक हो तो चोरी करोगे तो सजा, केटीआर के परिवार का चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये इंडियन पीनल कोड में नहीं लिखा। कोई वीआईपी क्लॉज नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन क्या करे, इनको तो पालने में ही बताया गया कि तुम युवराज हो, तुम युवरानी हो, तुम मालिक हो। तेलंगाना का मालिक तेलंगाना की जनता है। तेलंगाना का मालिक कोई कुटुंब नहीं है। इतनी फटकार देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के बेंच ने मारी, लेकिन अभी भी इन्हें लगता है कि कुटुंब जो है वो हर चीज से बड़ा है। करें कंप्लीट भाई साहब? ऐसा है कि पूरे देश के अंदर रोज कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब रेवंत रेड्डी जी अपनी नई दुकान खोलकर टीडीपी के इशारों पर क्या कर रहे हैं वो जाने। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 चुनाव हुए हैं, 2 चुनाव हुए हैं रेवंत रेड्डी जी। दोनों चुनावों में जीतने के बाद कांग्रेस के विधायक कहां गए थे? आज भी क्या केसीआर की सरकार में कांग्रेस के विधायक नहीं है? क्या आप संजय बंडी जी की यात्रा का अनुसरण करके आप भी यात्रा निकालने निकले? ये तो 100 से ज्यादा दिनों तक सड़कों पर रहे, आपको तो बड़ी जल्दी पसीना आ गया। अरे लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है तो भाजपा से सीखो सच्चाई की लड़ाई लड़ना। वो क्या बोलेगा जिनके अंदर फुल छेक हो? वो छन क्या बोले? छाननी होती है ना, छाननी होती है जिसमें छेक होते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाँ, वो क्या बोलेगा जिसमें खुद इतने छेक हैं? मैं रेवंत रेड्डी जी को निवेदन करता हूं, अपना घर समेट के रखिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक रोज एक कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, रोज। और वो डूबता हुआ जहाज है। और तेलंगाना की जनता को भी पता है कि अगर केसीआर केटीआर कुटुंब को हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक सहारा है, वो ही एक माध्यम है जो इस कुटुंब को हटा सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार नेता, नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव नेता, नरेंद्र मोदी जी जैसा जनता के लिए काम करने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो इस कुटुंब से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। इसलिए वो जो तड़फन आपको दिख रही है रेवंत रेड्डी जी के अंदर, तड़फन उनको इसलिए दिख रही है।
क्योंकि रोज तो टूट रहे हैं, अपना घर बचाना मुश्किल है। ऐसा है कि मैं आप सबको, आज वो मौका नहीं है, मैं आपको मौका देता हूं। कल तो वैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक लंबी श्रृंखला है, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अपने अखबार की, अपनी न्यूज की कॉपी केटीआर और केसीआर और कविता को भी भेज देना, क्योंकि वो उनको दिखता नहीं ना, चश्मा जो इटली का लगा रखा है, इटली का चश्मा दिखता नहीं, उसमें विकास नहीं दिखता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम में उनके मंत्री भी आने वाले हैं, क्योंकि हम सबको बुलाते हैं, वो देखिए क्या क्या विकास हो रहा है। और मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, अगले महीने हम आप सबको बुलाएंगे, हैदराबाद में बुलाएंगे। और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या किया है, हम अपना हिसाब लेके आएंगे। मैं आपसे ही निवेदन करता हूं, आप जिस समाचार पत्र से हैं या जिस न्यूज एजेंसी से हैं, जिस टेलीविजन से हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप एक ओपन डिबेट कराइए। मैं चैलेंज करता हूं, ओपन डिबेट कराइए। हमारी ओर से संजय बंडी जी आएंगे, केसीआर साहब आए, आप सभी पत्रकार बैठ जाइए, वो अपना हिसाब 9 साल का लेके आए। ये 9 साल का हिसाब लेके संजय बंडी जी आएंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में किए। आप खुद फैसला करिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। आप पहल कीजिए ना, आप पहल तो कीजिए। ऐसा है कि भाई साहब, वो शाम को लेट हो जाता है ना, तो सुबह नींद नहीं खुलती, वो लेग बैक का सवाल है। आपको कहीं इलेक्शन दिख रहा है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 साल के लिए टर्न्योर बढ़ा है। ఒక చిన్న విషయం అన్న, రేపు నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి రేపు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తున్నారు కాబట్టి పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో మార్నింగ్ 10:30కి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ తో పాటు ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సికింద్రాబాద్ టు తిరుపతి 7 అవర్స్ లో పోవచ్చు. దాంతోపాటు ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజలందరూ కూడా రేపు సమయానికి వచ్చేసి ఈ సభను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతాను. దాంతోపాటు ఇంతకుముందు చూసాను సోషల్ మీడియాలో, హరీష్ అనే అబ్బాయి, ఆ స్టూడెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ ను 5 years డిపాజిట్ చేయడం నిజంగా మూర్ఖత్వం. ఇది పవన్ పేద కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తి, అన్ని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసిండట. 5 years డిపాజిట్ ఎందుకు చేయాలి? నేను నీ కొడుకును పక్క పెడుతూ ఆ పిల్లాన్ని డిపాజిట్ చేస్తావా? అసలు మొబైల్ ఎట్లా పోయింది? ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కు మొబైల్ ఎట్లా పోయింది? ఆ తీసినోడికి ఈయనకు సంబంధం లేదు చెప్తున్నాడు. పాపం ఆయన అబ్బాయి చెప్తున్నాడు, బాధపడుతున్నాడు. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ అబ్బాయికి 3 ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశం ఇవ్వాలి. డిబార్ చేస్తారన్న నిర్ణయాన్ని 3 వెనక్కి తీసుకోవాలి. 5 years అబ్బాయి లైఫ్ని ఖరాబ్ అయ్యద్దు. ఇక మూర్ఖుడు బాగా. ఆయన కొడుకు, ఆయన బిడ్డ మంచిగా ఉండాలి, ఇంకో పిల్లలు మంచిగా ఉండద్దు. ఆ అబ్బాయికి ఇతర సంబంధం మీద ఎవరికి ఆఫ్ చేసిండో వాడిని దొరకబట్టు, వాడిని ఎన్నుకోవడం దొరకబట్టు, వాడిని గది చేతగాక పాప అబ్బాయిని డిబార్ చేయడం ఏది అని చెప్తూ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఆయన నీ ఇన్విజిలేటర్ ఏమైండు, స్క్వాడ్ ఏమైంది, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎటువేయండు, నువ్వేడవన్నావు, ఏడున్నావు నువ్వు పోయి. కాబట్టి వెంటనే అబ్బాయి లైఫ్ ఖరాబ్ అయ్యదు. ఆ డిపాజిట్ చేస్తున్నావు, దాని నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇచ్చిపెట్టాడు, మురుకుడు అయిపోయా. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇచ్చిపెట్టాడు. చూద్దాం మామూలుగా సార్. మళ్ళీ దీనికి ఏముందో, దీనికి ఏం పెట్టాడో మళ్ళీ కూడా వస్తుంది, రేపు తెలుస్తుంది. ఇది కూడా కేసీఆర్ కుట్టడే వచ్చేదన్న. ధన్యవాదాలు అన్న. ఊకే గట్టినే కొడతాడు ఆయన. అప్పుడు సమతామూర్తి అప్పుడు గట్టినే అయిపోయాడు. ప్రోటోకాల్ చెప్పి తెల్లారితే బయట పెడితే అన్ని మూసుకొని ఇట్లా అన్నాడు. నీకు తెలంగాణ అభివృద్ధి కావన్నా రాజకీయాలు కావన్నా చెప్పాలి ఫస్ట్.
ఒక దేశ ప్రధాని తెలంగాణ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కోసం వస్తుంటే అడ్డుకోవాలని నిరసన చేయాలని చెప్పి పిలిపిస్తే నువ్వు తెలంగాణ వాదివే కాదు నువ్వు. అయినా నీకు తెలంగాణకు తెగదెబ్బులు ఎప్పుడు అయిపోయినాయి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టావు నువ్వు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మోడీ గారు సహకరిస్తుంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి మోడీ గారు వస్తుంటే దీన్ని అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని చూడడం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇది మూర్ఖత్వము. దీన్ని తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి. తెలంగాణ అభివృద్ధిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డుకుంటున్నది. మోడీ గారు అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నారు. నీకేమాత్రం ఇంకిత జ్ఞానం ఉంటే నువ్వు తెలంగాణ అభివృద్ధిని కాంక్షించే వ్యక్తి అయితే రేపు పరిశ్రమ రాను. ఎందుకు రావు? ఏం పీకుడు పని ఏముంది నీకు? అంత బిజీ ఏంది నీకు అంటున్నా? రా రేపు రా, మంచిగా బొట్టుబడి శాల కప్తా నేనే ఆడ. పెద్ద గజమాల తయారీ అని రేపు పెద్ద గజమాల ఉన్నది గింత పెద్ద గజమాల తీసుకొస్తాం. మోడీ గారితోనే ఇస్తా నీకు. దా మోడీ గారితో నీకు గజమాల ఇస్తా రేపు. ఆ బహిరంగ సభకు వచ్చినందుకు నీకు పక్క మోడీ గారితో సన్మానం చేస్తా. అది జాలిగా లేకుండా తెలంగాణ ద్రోహిగా మిగులుతాను. రాసి పెట్టుకో, చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతాను. మేమేమో కంపెనీలు మేము తెస్తున్నాం. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తేవి, రియాన్ ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తేవి, అన్ని మూసేస్తున్నావు. మోడీ గారు ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ తెస్తాడు రాకపోతేవే. వందే భారత్ రెండోసారి ఇది రాకపోతేవే. ఒక విజ్ఞాపన పత్రం ఇస్తే ఏం పోతుంది? నీ ముళ్ళేం పోతుంది? ఊకే ఉడతావు అక్కడిక్కడ. ఊకే ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు చేస్తే ఓరవే రావే. నువ్వు బిజీయా, చాలా బిజీయా. నువ్వేం బిజీ అందరు తెలుసు. ధన్యవాదాలు అన్న. మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. నిన్న మొన్న సహకరించిన మీ అందరూ కూడా కరీంనగర్ మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు.